Hello everyone, I am Shelly and you are watching Legal Bill। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 32, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। जैसा कि सबको पता है कि मैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ चला रही हूँ, तो उसमें से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आर्टिकल 32 यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने ये बोला था कि इट इज़ द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनसे ये पूछा गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है और आपको बताना पड़े तो आप क्या बताओगे, तो उन्होंने बोला था कि मैं बताऊंगा ये आर्टिकल 32 है। अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नल एंड वॉइड है, उनका ऐसा आंसर था। तो ये है इट इज़ द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 आखिर कहता क्या है? आर्टिकल 32 में रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट मतलब पार्ट 3। यहाँ पे पार्ट 3 की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ही है ना, तो उसी की बात हो रही है कि अगर कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसको कैसे इन्फोर्स कराना है, उनके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, ये आर्टिकल 32 बात करता है। आर्टिकल 32 का पहला क्लॉज कहता है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। ठीक है, तो जो इस पार्ट में राइट्स बताए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स अगर कराना है तो सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, हमारे पास राइट है, ऐसा बात करता है ये। क्लॉज 2 बात करता है कि दिस सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग द रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्श्योरी whichever may be appropriate for the enforcement of any rights conferred by this part। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, रिट्स भी इशू कर सकते हैं। और रिट्स बताए गए हैं कैसे नेचर की हो सकती हैं। ये हेबियस कॉर्पस की रिट्स भी हो सकती है, मैंडमस भी हो सकती है, प्रोहिबिशन भी हो सकती है, को वारंटो भी हो सकता है, सर्श्योरी भी हो सकता है। जो एप्रोप्रिएट होगा उस राइट को इन्फ्रिंज होने के रेमेडी के लिए, वहाँ पे वैसा ये इशू कर सकते हैं रिट्स सुप्रीम कोर्ट। ये रिट्स अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, वरना आधा अधूरा ज्ञान कहीं पे सही नहीं रहता है। अब क्लॉज 3 क्या बात करता है? कहता है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 पार्लियामेंट में बाय लॉ। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जूरिसडिक्शन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को मद्देनजर रखते हुए जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 में दिया गया है, पार्लियामेंट के पास भी ऐसा पावर है कि वो किसी और कोर्ट को जो कि कोई और कोर्ट है अदर देन सुप्रीम कोर्ट, उसको भी ऐसी पावर एक्सरसाइज करने के लिए कह सकता है, बोल सकता है। ऐसा एम्पावरमेंट दिया गया है पार्लियामेंट को, ये बात करता है। और फिर उसके बाद आता है क्लॉज 4 बात करता है द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहा है कि जो भी राइट्स इसमें गारंटीड है आर्टिकल में, इस आर्टिकल 32 में, ये सस्पेंड नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था। अब चलिए बात करते हैं, जब आर्टिकल 32 की बात आती है ना, तो आर्टिकल 226 को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसके साथ आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के रिट इशू करने की पावर दी गई है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों में, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। इसमें पहला पॉइंट ये है कि द रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। मतलब अगर हम रेमेडी यहाँ पे लेने जाते हैं तो ये एक खुद ही फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। तो हाउएवर अंडर आर्टिकल 226 इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 226 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है। तो अगर हम कोई भी रेमेडी के लिए जाते हैं वहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट ना रिफ्यूज नहीं कर सकता रिट जूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, बल्कि
हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस जो रिट आई है, रिट इशू करने के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एम्बिट है आर्टिकल 226 का, वो बहुत ही वाइडर है देन दैट ऑफ आर्टिकल 32। कैसे एम्बिट वाइडर है? आर्टिकल 32 में हम केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए ही इशू करवा सकते हैं रिट, लेकिन यहाँ आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट के लिए तो करवा ही सकते हैं रिट इशू, बल्कि अदर राइट्स के लिए भी करवा सकते हैं। इसीलिए इसका एम्बिट जो है ना वाइडर है देन दैट ऑफ आर्टिकल 32। अब चलिए हम बात करते हैं, जब रिट्स की बात आ ही गई है तो आखिर ये रिट्स कितने तरीके की होती हैं, क्या है, उन सब के बारे में भी हम डिटेल में जान लेते हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडमस, तीसरी को वारंटो, चौथा प्रोहिबिशन, पांचवा सर्शियोररी। इसको सर्शियोररी बोलते हैं, सर्शियोराय बोलते हैं, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है इसके, जो भी आपको ठीक लगे वो बोलो। चलिए फिर डिस्कस करते हैं एक एक करके इन रिट्स को। पहली रिट आती है हेबियस कॉर्पस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट। तो इसमें बात होती है, इसका मतलब होता है लेट अस हैव द बॉडी और शो मी द बॉडी। मतलब जब किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाता है तो उसके लिए हम कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 रेस्पेक्टिवली वहाँ पे हेबियस कॉर्पस की रिट लगाते हैं कि साहब हमारा जो ये पर्सन है इसको अनलॉफुली डिटेन करा गया है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट कि हाँ शो मी द बॉडी, लेट अस हैव द बॉडी, ऐसा। इट कैन बी इशूड टू बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल। पब्लिक अथॉरिटी को भी इशू करा जा सकता है और इंडिविजुअल को भी। पब्लिक अथॉरिटी कैसे? जैसे कि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी भी पर्सन को डिटेन कर लिया, उसके बाद उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, जैसे कि 22 में भी कुछ डायरेक्शंस हैं कि 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है और उनको ग्राउंड्स बताने हैं जो भी पर्सन जिन्हें आपने डिटेन किया है, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो उसके बाद हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं कि साहब हमारे जो पर्सन है उसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है, आप इस रिट को इशू करें। तो फिर जैसा होगा वैसा कोर्ट करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी दिस रिट इज मेंटेनेबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। जो भी राइट गारंटीड है अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, वो उनके इन्फोर्समेंट के लिए ये रिट को ड्यूरिंग इमरजेंसी भी हम इशू करा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 359 में देखते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है। अब चौथी चीज ये है कि इफ एनीवन डिसोबेज दिस रिट देन इट विल बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई भी रिट इशू हुई और उसको डिसोबे करता है तो वो कंसीडर किया जाएगा कि उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कहाँ पे ये रिट इशू नहीं की जा सकती? अगर डिटेंशन लॉफुल है देन, अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोई पर्सन डिटेन किया गया है देन, अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डायरेक्शन के बाद डिटेन किया गया है देन, या फिर इफ आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, वो पर्सन अगर आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के आता है तब वो रिट इशू नहीं कर सकता वो कोर्ट। अब चलिए बात करते हैं रिट ऑफ मैंडमस की। रिट ऑफ मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड। ये कब ऑर्डर किया जाता है? सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर करता है इन्फीरियर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को कि टू परफॉर्म सच एक्ट विच फॉल्स अंडर द कैपेसिटी ऑफ पब्लिक ड्यूटी बट विच इट फेल्स टू डू सो। इसका मतलब है कि ये किसी भी इन्फीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी को जो कि पब्लिक कैपेसिटी में पब्लिक ड्यूटी करने के लिए बाउंड है लेकिन वो वैसा काम कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर देती है इन्फीरियर अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है। दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की, रिट ऑफ मैंडमस इशू करने का पावर, लेकिन ये एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकता कोई भी पर्सन। इसके बाद आता है को वारंटोर। ये रिट का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट इशू करी जाती है उन पर्सन को हु होल्ड्स पब्लिक ऑफिस बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड सच ऑफिस। कोई भी पर्सन है वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेता है लेकिन उसके पास मान लो वो एलिजिबल नहीं है वो पर्सन, तब जाके उसने होल्ड कर लिया, या फिर कोई भी और सिचुएशन हो सकती है उसके ग्राउंड पे उसने पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लिया लेकिन वो एंटाइटल्ड नहीं है असलियत में, तो वहाँ पे ये रिट इशू करी जाती है। बेसिकली ये इशू करी जाती है कि आपने अथॉरिटी होल्ड करी है उस अथॉरिटी को छोड़ दें, ये होता है को वारंटो। प्रोहिबिशन ये एक
प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर है ये। ये इट इज़ इशूड टू लोअर कोर्ट्स व्हेन इट ट्राइज टू क्रॉस द लिमिट्स और पावर्स वेस्टेड इन इट। बेसिकली जब कोई भी इशू चल रहा होता है, मतलब पेंडिंग होता है, ठीक है, कोर्ट में पेंडिंग होता है, उस दौरान अगर कोई भी अपना मान लो जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके पास, तब भी वो ला रहा है, तब भी वो केस को ट्राई कर रहा है, उसके बावजूद फिर उसके बाद कोर्ट इशू करती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन कि आपके पास पावर नहीं है, आप इसको नहीं एडजुडिकेट कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन, मतलब जब लिटिगेशन पेंडिंग होता है उसी दौरान कोर्ट इशू करती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन और फिर उसके बाद बोलती है कि आप इसको छोड़ दो, आप नहीं करो। बेसिकली ये स्टे ऑर्डर होता है एक, तो इसको बोलते हैं इट इज़ अ प्रिवेंटिव मेज़र। अभी हम जब सर्श्योररी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो क्यूरेटिव मेज़र होता है। तो सर्श्योररी इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ये इशू की जाती है किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को कि आप जो मैटर देख लिए गए हैं, एडजुडिकेटेड हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, या फिर ऐसा इंटरिम ऑर्डर हो गया, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर वो आ चुका है, तो आप हमें भेज दो, किसी सुपीरियर अथॉरिटी को भेज दो फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन। यहाँ पे बेसिकली डिसाइड हो चुका होता है या फिर इंटरिम ऑर्डर या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसके बाद होता है। एक ये रेमेडियल कह सकते हैं कि ये रेमेडी के लिए होता है, मतलब कोई भी ऑर्डर आ जाता है, एडजुडिकेट हो जाता है, डिसीजन आ जाता है, उसके बाद ये रिट इशू होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ क्यूरेटिव मेजर। तो इसीलिए हमसे ना एग्जामिनेशन में रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्श्योररी इसके बीच में डिफरेंस पूछते हैं। तो हम बेसिकली बता सकते हैं कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होता है ये प्रिवेंटिव मेजर है। इट मीन्स इट इज़ इशूड फॉर पेंडिंग लिटिगेशंस, जैसे अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया। हाउएवर रिट ऑफ सर्श्योररी इज़ अ क्यूरेटिव मेजर, तो वो क्यूरेटिव मेजर है क्योंकि जो लिटिगेशंस ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं या फिर इंटरिम ऑर्डर्स आ जाते हैं, फाइनल जजमेंट नहीं आया, उनके लिए कि आप इसको छोड़ दो, आप मेरे पास इस मैटर को भेज दो, मैं उसको क्योर कर दूंगा, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल 32 के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ लास्ट तक देख लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।